अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत है? एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने चैनल में। स्टूडेंट्स, आज जो हम आपके पास टॉपिक लेकर आए हैं वो है हमारे पास एवोगाड्रो लॉ के मुतालिक। तो एवोगाड्रो लॉ हमें क्या कहता है, इसके मुतालिक मैं इंशाल्लाह काफ़ी बेहतरीन किस्म की इन्फॉर्मेशन इसके मुतालिक दे रहा हूँ। काफ़ी अच्छे किस्म के MCQs मैंने इसके लिए चुने हुए हैं और इसके ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो ईटा के लिहाज से, जी के लिहाज से, मुख्तलिफ़ किस्म की जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, MCAT है, तो आप इसको बेहतरीन तरीके से लर्न कर पाएंगे और किसी किस्म का MCQs होगा तो इंशाल्लाह आप उसको आसानी से पिक कर लेंगे। लेकिन शर्त यह है कि आपने मेरी ये वीडियो को मुकम्मल तौर पर डिटेल से देखना है, तभी तो जाके आप उन चीज़ों को क्लिक कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, चलिए अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। एवोगाड्रो लॉ हमारे पास, इसका नाम आपने पहले भी सुना है एवोगाड्रो नंबर्स के हवाले से, कि हमें बताता था कि 1 मोल के अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं। 6.023 10 की पावर 23 पार्टिकल। ये पुरानी बात है, हमने स्टैचोमेट्रिक कैलकुलेशंस या स्टैचोमेट्री के अंदर इसको काफ़ी डिटेल से भी डिस्कस किया गया है। तो एवोगाड्रो का हमारे पास एक लॉ भी है स्टूडेंट्स, उसके मुतालिक बात करते हैं। वो लॉ हमें एवोगाड्रो लॉ कहता है कि हमेशा वॉल्यूम जो होता है ये प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल के। वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू इट्स नंबर ऑफ मोल्स, कि जैसे जैसे आप मोल्स में इजाफा करते जाएंगे वॉल्यूम में इजाफा होता जाएगा। मोस्टली हम वॉल्यूम लेते क्यों हैं स्टूडेंट्स? स्टैचोमेट्री में भी आपको मैं बता चुका हूँ कि मोस्टली हम गैसेस के मास को इतना हम नहीं ले रहे होते जितना हम उसके वॉल्यूम्स को ले रहे होते हैं। इसी तरह हमने जो चैप्टर है हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन के हवाले से, वहाँ पर भी आप अगर आप देखें तो मोस्टली हम पार्शियल प्रेशर ले रहे होते हैं गैसेस के, और बजाय इनके मासेस या कंसंट्रेशन लेने के। तो यहाँ पर एवोगाड्रो ने भी मोस्टली वॉल्यूम को कैलकुलेट कर लें, तो यानी मोस्टली ये कहना चाह रहा हूँ कि गैसेस का हम मोस्टली वॉल्यूम या पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट कर रहे होते हैं, इसके बजाय मास के बजाय। तो स्टूडेंट्स, वो बता रहे हैं कि जितने नंबर ऑफ मोल्स बढ़ते जाएंगे वॉल्यूम में उसी मुनासबत से इजाफा होता जाएगा। या इसकी एक दूसरी डेफिनेशन ये भी है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ, मैं अगर आप लिखना चाहें थोड़ा सा, कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस equal volume of different gases at same condition of temperature and pressure contain equal या same number of मोल्स, और मोल्स भी लिख सकते हैं, और पार्टिकल्स क्या होते हैं, मतलब मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, आयन्स हो सकते हैं। तो क्या समझे कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस at the same condition of temperature and pressure contain the same number of molecules or particles। क्या कहना चाह रहा है कि अगर आपके पास प्रेशर और टेम्परेचर भी आपने कांस्टेंट रखे हुए हैं, प्रेशर और टेम्परेचर को हम क्यों कांस्टेंट ले रहे हैं? मोस्टली आप चार्ल्स लॉ में भी पढ़ चुके हैं कि टेम्परेचर बढ़ता है तो वॉल्यूम में इजाफा होता है। इस तरह बॉयल लॉ में आप पढ़ चुके हैं कि प्रेशर में कमी बेशी होती है तो उसी मुनासबत से वॉल्यूम में भी कमी बेशी हो रही होती है। प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम में कमी हो जाती है। बॉयल लॉ में हमने ये डिस्कशन की थी। तो यहाँ पर आपने ये दो चीज़ें भी स्टूडेंट्स कांस्टेंट रखनी होती है। किस किस चीज़ को कांस्टेंट रखना है? टेम्परेचर को भी कांस्टेंट रखा हुआ है हमने, प्रेशर को भी कांस्टेंट रखा हुआ है। तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेज एट द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स, या आप मोल भी कह सकते हैं। सिंपल सी एग्जांपल आप इसको यहाँ पर ले लें। यहाँ पर अगर आप इसको हम यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को ख़त्म करें तो ये कैसा हो जाएगा? V विल बी इक्वल टू के एन ये अगर आप इसकी थोड़ी सी रिअरेंजमेंट करें तो V डिवाइडेड बाई N विल बी इक्वल टू के। तो कहने का मतलब है इनकी रेशियो भी जो है ना स्टूडेंट्स, यानी V बाई N की, ये भी हमेशा कांस्टेंट आपको मिलती है। इनमें जो चेंज आ रहा होता है वो मोस्टली ऐसा आ रहा होता है कि इनकी जो रेशियोज़ होती है ये भी मोस्टली कांस्टेंट आ रही होती है। यानी जैसे हमने बॉयल लॉ में V1 इज इक्वल टू P2 V2 लिखा था, इसी तरह इसको भी हम V1 डिवाइडेड बाई N1 एंड V2 डिवाइडेड बाई N2 लिखेंगे। इनकी रेशियो भी कांस्टेंट आती है। अभी बताता हूँ ये कैसे हार होती है।
जैसे मैंने बताया कि मोल्स बढ़ते जाएंगे तो वॉल्यूम में इजाफा होता जाएगा। ये ऐसी एग्जांपल, फॉर एग्जांपल इसकी मुख्तलिफ़ किस्म की आप डेली रूटीन से ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक गंदम की एक बोरी ले लें, फॉर एग्जांपल खाली आपने बोरी ली हुई है और उसके अंदर आप जितने भी गंदम के दाने डालते जाएंगे तो ज़ाहिर बात है जैसे जैसे उसके अंदर गंदम में इजाफा होता जाएगा, दाने उसके अंदर आप बढ़ाते जाएँ तो ज़ाहिर बात है उसकी वो बोरी क्या हो जाएगी, वो भरती जाएगी, ठीक है, और उसके वॉल्यूम में इजाफा होता जाएगा। नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं तो वॉल्यूम में भी उसकी इजाफा हो रहा है। इसकी और एग्जांपल आप ऐसे भी ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपने एक बैलून लिया हुआ है और उसमें आपने हवा भरी है तो उसका वॉल्यूम ये हो जाएगा। उसके अंदर अगर आपने थोड़ी सी बहुत मज़ीद मतलब गैस भर दी है तो उसके वॉल्यूम में थोड़ा सा मज़ीद फर्दर और भी इजाफा हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप उसके वो बढ़ाते जाएंगे उसके वॉल्यूम में उसी मुनासबत से इजाफा होता चला जाएगा। ये जैसे आप उसमें गैस भर रहे हैं तो उसी मुनासबत से स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, उसी मुनासबत से उसमें वॉल्यूम में भी इजाफा होता चला जाएगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इसको ऐसे समझना चाहें कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर जो आपने गैस ली हुई है, मुख्तलिफ़ किस्म की गैसें आपने ले रखी हैं, आपने मुख्तलिफ़ गैस यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने H2 गैस ली हुई है, यहाँ पर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल हीलियम गैस ले ली है और यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल हम समझते हैं हमने ऑक्सीजन गैस ली है, डिफरेंट गैसेज लिए हैं। और अगर आप एक ही किस्म की भी गैस लेते हैं और वो उसके लिए भी शर्त यह है कि हम वो मतलब चीज़ें आपकी कांस्टेंट ही आएगी। तो जैसे जैसे आप उसमें गैस को भरते जाएं उसी मुनासबत से उसके साइज़ में भी इजाफा होता जाएगा। तो यहाँ पर हम गैस की नेचर को नहीं देख रहे हैं, जस्ट उसके वॉल्यूम को और उसके नंबर ऑफ़ मोल्स को देख रहे हैं स्टूडेंट्स। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि हमारे पास इसका वॉल्यूम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कंसिडर कर लें वॉल्यूम इसका 3 है, इसमें आपने कितने नंबर ऑफ़ मोल रखे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आपने 1 मोल लिए हुए हैं। इसी तरह यहाँ पर अगर आप देख लें फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कहते हैं कि इसके वॉल्यूम में इजाफा हो गया है, 6 हो गया है, 3 से 6 हो गया है, इसी मतलब से इसके वॉल्यूम नंबर ऑफ़ मोल में भी इजाफा हो चुका है और वो भी हम ले लेते हैं कि नंबर ऑफ़ मोल फॉर एग्ज़ाम्पल n से हम उसको शो करते हैं वो 2 हो चुके हैं। इसी तरह अगर आप इसमें देख लें तो उसमें कितना हो जाएगा, इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल उससे भी ज़्यादा, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 हो गए, यहाँ पे उससे भी उसका भी डबल हो गया 12 हो गया है। इसी मुनासबत से इसके मोल्स भी बढ़ेंगे तो मोल्स फॉर एग्ज़ाम्पल हम कंसिडर कर लेते हैं कि 6 हैं। अब अगर आप इनकी V/N रेशो निकालें, V/N रेशो निकालते जाएँ हर एक के लिए, इसकी V/N क्या होगी स्टूडेंट्स, V/N इसकी कि यहाँ पर V हमारे पास 3 है और ये 1 है तो आंसर हमारे पास 3 निकलेगा। इसी मुनासबत से अगर आप इसके लिए निकालें स्टूडेंट्स तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा 6/2 हो जाएगा और उसका भी आंसर हमारे पास 3 ही आता है। इसी तरह अगर आप इसका V/N ले लें तो यहाँ पर अब हमारा 12 डिवाइडेड बाई अगर आप 6 करें तो इसका आंसर भी आपके पास यहाँ पर अगर आप n की वैल्यू 4 पुट कर दें, ये पे 1 थी यहाँ पे 2 हो गई, यहाँ पे उससे भी डबल 4 कर दिया तो आंसर आपको देख लें हमारे पास बार बार 3 ही आंसर आ रहा है, यानी V/N हमेशा कांस्टेंट आ रही होती है। जैसे वॉल्यूम में इजाफा हो रहा है उसी मुनासबत से नंबर ऑफ़ मोल में भी इजाफा हो रहा है, यानी डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो उसी मुनासबत से डिनोमिनेटर भी बढ़ रहा है, तो चेंजेस जो है ना वो इक्वल ही रहती हैं। अब स्टूडेंट्स अगर आप ऐसे देख लें कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 3 किस्म की गैसेस ले रखी हैं एक कंटेनर के अंदर, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने ऊपर वाले में बताया कि इसमें नाइट्रोजन गैस लिया, इसमें हीलियम लिया और उसमें ऑक्सीजन लिया हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऐसा कंटेनर हमने लिया है जिसका वॉल्यूम फिक्स्ड है, एक फ़िक्स वॉल्यूम मैंने लिया हुआ है और उसमें मैंने डिफरेंट गैसेस भर दी हैं स्टूडेंट्स। इसमें आपने हाइड्रोजन गैस ले ली है फॉर एग्ज़ाम्पल, इसमें आपने फिर से वही हीलियम गैस ले लिया है और इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ऑक्सीजन गैस भर दी है, इनका वॉल्यूम सेम है। अब हम देखते हैं कि ये लॉ इसके ऊपर कैसे फॉलो होता है। तो हाइड्रोजन का अगर आप देख लें कि 1 जैसे इक्वेशन के मुताबिक इक्वल वॉल्यूम हो गए तो उसके नंबर ऑफ़ मोल्स भी कांस्टेंट हो गए। तो अगर आपने 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन ली है स्टूडेंट्स, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आप ले लें तो 1 मोल का अगर आप हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास निकालें तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है स्टूडेंट्स 2 ग्राम, कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन विल कंटेन 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट आप जानते हैं कि 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, हमें आपको पिछले टॉपिक्स में बता चुका हूँ कि 1 मोल में हमेशा इक्वल नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स होते हैं और 1 मोल में कितनी चीज़ें होती हैं स्टूडेंट्स 6.023 10 की पावर 23। तो यहाँ पर आप लिख लें 6.023
3 10 की पावर 23 एटम्स या मॉलिक्यूल्स, इसके अंदर मॉलिक्यूल है तो इसके अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे। नेक्स्ट यहाँ पर अगर वॉल्यूम की अगर हम बात कर लें तो इसी तरीके से मैं अगर आप तीनों पुट कर दूँ कि 1 मोल अगर आपने हाइड्रोजन ली हुई है उसका भी आपने 1 मोल ले रखा है, किसका, हीलियम का, तो वो भी हमारे पास कितने निकलेंगे, वो आप जानते हैं हमारे पास उसका मॉलिक्यूलर मास 4 ग्राम निकलेगा हीलियम का। और इसका भी चूँकि आपने 1 मोल ले रखा है तो इसमें भी एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही होंगे। तो ये भी हमारे पास 6.023 10 की पावर 23 होंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अगर आप ऑक्सीजन की बात कर लें उसका भी आपने 1 मोल ले रखा है तो 1 मोल ऑफ O2 विल कंटेन 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स, क्योंकि 1 मोल है तो इसके अंदर भी 6.023 10 की पावर 23। आप स्टूडेंट्स अगर आप इसकी वॉल्यूम की बात कर लें तो वॉल्यूम इसे कैसे निकालें, आपने अगर इक्वेशन पढ़ी है PV इज इक्वल टू यहाँ पर PV इज इक्वल टू nRT, आइडियल गैस इक्वेशन है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर अगर हम देख लें कि एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर क्या होता है, यानी हम मोस्टली 0 डिग्री सेंटीग्रेड ले रहे होते हैं, प्रेशर आप 1 atm ले रहे होते हैं, तो उस कंडीशन पर हम देख रहे हैं यार 0 सेंटीग्रेड पर अगर आप कैलोन में ले लें तो कैलोन में हमारे पास 273 हो जाएगा। अब अगर आप यहाँ पर वॉल्यूम इसका कैलकुलेट करना चाहें तो V को अगर आप इधर ही छोड़ दें और nRT डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा यहाँ पर P। तो हम क्या देखना चाह रहे हैं कि एट STP जब आपके पास 1 मोल ऑफ गैसेज हों तो उनका इक्वल वॉल्यूम कैसे निकलता है, यहाँ से आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। n हमने यहाँ पर कितना लिया हुआ है, सबका 1 मोल ले रखा है, और r की वैल्यू अगर आप एट STP, r की वैल्यू डिपेंड करती है स्टूडेंट्स टाइप ऑफ यूनिट्स पे, कौन से आपने स्केल लिए, SI यूनिट लिया हुआ है, दूसरे स्केल लिए हुए तो उसी मुनासबत से r की वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने जो STP पे जो r की वैल्यू ले रखी है वो है हमारे पास 0.082 डेसीमीटर क्यूब ATM पर मोल पर केल्विन के हिसाब से। और यहाँ पर टेम्परेचर आपको मैं बता चुका हूँ कितना है, हमारे पास 273 है, और डिवाइड करने प्रेशर आपने कितना लिया हुआ है, 1 atm लिया हुआ है। तो इनको अगर आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर दें तो हमारे पास जो वॉल्यूम निकलता है स्टूडेंट्स वो निकलता है 22.4 डेसीमीटर क्यूब। तो यहाँ से हमने एक ये बात भी निकाल ली है कि अगर आपके पास एट STP पे 1 मोल हो किसी भी गैसेस का, यहाँ पर आपने नेचर की बात नहीं कि आपने कौन सी गैस ली हुई थी, सबका आपने 1 मोल लिया है, तो सबके लिए वैल्यू हमारे पास कितनी निकलती है, 22.4 डेसीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर 1 मोल अगर ये है तो इसके लिए भी वॉल्यूम हमारे पास कितना होगा, 22.4 डेसीमीटर क्यूब। सबके लिए ऐसे ही निकलेगा स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप चीज़ों को पिक कर रहे होंगे, इंतहाई बेसिक चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर आप ये लेक्चर को एंड तक सुन लें तो इंशाल्लाह आप काफ़ी इंजॉय कर पाएंगे इस लेक्चर को भी, और काफ़ी बेस्ट किस्म के जितने भी कॉम्प्लिकेटेड किस्म MCQs आते हैं इंशाल्लाह आप सबको आसानी से हल कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स आप क्या समझे कि 1 मोल ऑफ किसी भी गैस का ले लें तो उसमें एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं और वो इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, यानी 22.4 डेसीमीटर क्यूब का। अब मोस्टली स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको नज़र आ रहा होगा कि 1 मोल में हाइड्रोजन का मास जो देख लें वो तो 2 ग्राम है, हीलियम का देखें तो 4 ग्राम है, और इसका अगर वज़न देखें तो 32 ग्राम है। ज़मीन आसमान का फ़र्क है, काफ़ी सारे वज़न है, लेकिन ये स्पेस इतने ही के अंदर आ जाते हैं। तो स्टूडेंट इसका क्वेश्चन का आंसर आप ये है कि गैस के मॉलिक्यूल को हम आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये अपने से ज़्यादा फासले के ऊपर पड़े हुए होते हैं या मूव कर रहे होते हैं। कहने का मतलब ये 200-300 टाइम्स ज़्यादा स्पेस को उन्होंने कवर किया होता है। तो अगर आप इसको कंप्रेस करें तो एक ही कंटेनर के अंदर आप इसको कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, इनका साइज़ थोड़ा सा बड़ा होगा दूसरों हाइड्रोजन के लिहाज से, लेकिन ये कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं। जब आप इसको प्रेस करें तो ये एक ही वॉल्यूम के अंदर आ जाते हैं। इसकी एक और फ़नी किस्म की एग्ज़ाम्पल आपको मैं ये दे सकता हूँ कि अगर आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र किया हुआ, स्टूडेंट्स पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अगर आपने सफ़र किया हुआ हो
तो मोस्टली अगर आप वहाँ पे देखें, अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर करता हूँ, एक आपको मे बी इस ज़रा आसानी से चीज़ों को पिक कर लेंगे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मोस्टली एक ही सीट दी जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक वेन के अंदर सफ़र कर रहे हैं, उसका एक सीट है, उसकी ये साइज़ है। अब उसमें यहाँ पर अगर उसने कोई कमज़ोर से बंदे बिठा दिए हैं तो वो तो आसाम से जी 4 बंदों की सीट है और 4 बंदे इसके ऊपर आसानी से बैठ चुके हैं। और अगर सारों की साइज़ कम है, कमज़ोर से तीली पहलवान हैं, सारे के सारे कमज़ोर बैठे हुए हैं जी इस सीट के ऊपर, तो वो आसानी से सफ़र कर पाएंगे। सीट एक ही है, 4 बंदे उसने बिठाने हैं, चाहे बड़े साइज़ के हैं चाहे सिंगल साइज़ के हैं, सबको जी यही स्पेस ही कवर करनी है। जितना भी मोटा हो जाए उसको भी 4 ही बिठाए। फॉर एग्ज़ाम्पल इसी सीट्स के ऊपर अगर 4 मोटे किस्म के बंदे आ गए, ठीक है ना, भिक्षु टाइप के, तो उनको भी जी उन्होंने इसी मुनासबत से जी इतनी ही जगह ही देनी है, उसको जी कोई अलग सा स्टेटस उसको नहीं प्रोवाइड करना, उतनी ही स्पेस के अंदर इन मोटो बंदों को भी उसने बिठाना है। आप इसमें देख लें और उसमें आपको फ़र्क नज़र आ रहा है। यहाँ पर भी 4 बंदे ही बैठे हैं, सेम नंबर ऑफ़ मोल्स हैं, यहाँ पर भी 4 बंदे ही बैठे हैं, सेम नंबर ऑफ़ मोल्स हैं, लेकिन इनकी ज़रा स्पेसेस ज़्यादा है क्योंकि छोटे मॉलिक्यूल हैं, छोटे बंदे हैं, कमज़ोर आदमी हैं। जबकि इन बड़े मोटो आदमियों को देख लें, इन्होंने भी उतनी ही स्पेस कवर की हुई है, वही जगह इनको भी प्रोवाइड है, फिक्स्ड है एज़ कम्पेयर टू उनके। तो यहाँ पर आप देख लें, यह है तो वैसे बड़ी ज़्यादती इन मोटो के लिए, तो कोई कम से कम ये तो एक ही मोटा जो है ना एक ही पूरी सीट को कवर कर लेता है। तो कहने का मतलब है इनको वैसे देनी चाहिए थी कोई बड़ी सी सीट, लेकिन इनको भी जी वहीं पर एडजस्ट कर रहे होते हैं। क्या करें जी, उन्होंने खर्चे भी तो पूरे करने होते हैं। तो उम्मीद है आपने इन चीज़ों को पिक कर लिया होगा। स्टूडेंट, इनके मुतालिक कुछ क्वेश्चंस को आपको बता देता हूँ कि इनके ऊपर क्वेश्चन कैसे आ जाते हैं एवोगाड्रो लॉ के ऊपर। तो क्वेश्चन कुछ इस किस्म के इसके ऊपर आते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल मुख्तलिफ़ किस्म के क्वेश्चन आ जाते हैं। स्टूडेंट्स, ऐसा क्वेश्चन ढूंढना है जो उसके ऊपर मोस्टली मैंने सपोज़ किया हुआ है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ऐसे समझें कि आप क्वेश्चन नोट कर लें कि क्वेश्चन आ सकता है, हाउ मैनी ग्राम्स आर देयर, हाउ मैनी ग्राम्स आर there in a 1 decimeter cube of oxygen। कोई भी गैस आप ले सकते हैं कि हाउ मैनी ग्राम्स आर देयर इन 1 decimeter cube ऑफ ऑक्सीजन। तो देख लें स्टूडेंट्स, वॉल्यूम दिया हुआ हो तो दूसरी चीज़ उसने क्या चीज़ देनी है, आपको मोल देने चाहिए थे। उसने हमसे क्या पूछा, डायरेक्टली ग्राम्स ही पूछ लिए। तो बड़ा सिंपल से आप इसकी एक फार्मूला ड्राइव करने वाला हूँ, आप आसानी से चीज़ों को पिक कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं, अभी आपने पढ़ा कि अगर हमारे पास जो 1 मोल हो किसी भी गैस की, तो उसमें उसका वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 डेसीमीटर क्यूब उसका वॉल्यूम होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने ऑक्सीजन गैस ली है तो उसको हम कहते हैं 1 मोल आपने यहाँ पर लिया है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल V है और इस साइड पे हमारे पास नंबर ऑफ मोल है, इनमें हम कंपैरिजन कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, उसने कितना है 22 से 4 डेसीमीटर क्यूब पर, तो ऑक्सीजन का जो मोल्स होते हैं वो 1 मोल होते हैं। लेकिन अब यहाँ पे मैं मोल क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मोल को लेकर ही आप उसका मास कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि एक दूसरी इक्वेशन आपने स्टोइचियोमेट्री में भी पढ़ी होगी, अगर आपको याद हो कि N इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास, और फिर इसको हम